हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैथ में हमने 15 डेज के क्रैश कोर्स में 2 दिनों तक के अभ्यास तक को पूरा कर लिया है और हमने लास्ट वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ना प्रारंभ किया था, जहां पर हमने ग्राफी विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख लिया था और वहां पर उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको पढ़ लिया था। फर्स्टली बोर्ड एग्जामिनेशन में वहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये जो आज का वीडियो है, इस आज के वीडियो में हमको सीखना है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, जिसे बीजगणितीय विधि कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन जो है एग्जाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्टली मैं आपको ये जितनी विधियां हैं उनको एक एक करके बताता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूँ मैं, जो इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग इन विधियों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला हमारा जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि, जिसको प्रतिलोपन विधि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रतिलोपन विधि भी कहते हैं। तो चलिए इस विधि को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो समीकरण है। यहाँ पर हम लोग इनको मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या आता है इक्वेशन नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि में किया जाता है उसको समझते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में जो दिए गए समीकरण युग्म होते हैं उनमें से हम लोग किसी एक में x या किसी एक में एक समीकरण को लेते हैं और उसमें से उसको x या y के पदों में व्यक्त करके जो हमको वैल्यू मिलती है किसी एक पद में, उसको दूसरे समीकरण में रख लेते हैं। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आए तो मान लेते हैं हमारे पास ये दो समीकरण है। इन दो समीकरण में मैं समीकरण 2 को लेकर चलता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, चाहे तो x के बराबर y का मान ले लूंगा या फिर y के बराबर x मान ले सकता हूँ। तो देखिए x ऑलरेडी प्लस में है, y को इधर भेज दूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 4 और ये y इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस y। अब हमको क्या पता चल रहा है कि y का मान किस पद में आ गया है, सॉरी x का मान किस पद में आ गया है, y के पद में आ गया है। तो अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को x बराबर जो वैल्यू आया है y के पद में, इस वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू को क्या मिली है प्रतिस्थापन विधि से 4 प्लस वाई। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा 4 प्लस वाई। ये किसकी जगह आ गया है, ये x की जगह, और ये प्लस वाई में पहले से ही था और ये पूरा बराबर किसके था 14 के। तो देखिए अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 14 और ये 4 को इधर भेजेंगे तो प्लस है, इधर जाएगा तो इक्वलिटी बार उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और y प्लस वाई कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 14 और ये 4 इधर जाएगा तो कितना जाएगा -4 और ये y इक्वल टू कितना, 2y इक्वल टू कितना मिलेगा 10। अब y यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब इसको इधर भेजेंगे बराबर को उधर तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 और इसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। तो अब हमको यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई है 5, तो हम लोग y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, हमने मान लेते हैं जहाँ पर ये x की वैल्यू निकली y के पद में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या मिल जाएगा, x बराबर 4 तो पहले से ही है और प्लस y है तो y की वैल्यू क्या मिली है 5, तो ये क्या हो जाएगा +5। तो ये x बराबर क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो ये रहा x की
वैल्यू। तो ये हमने इसको किस विधि फॉलो किया है, हमने यहाँ पर लगाया है प्रतिस्थापन विधि, जिसको प्रतिलोपन विधि भी कहा जाता है। तो वापस बताता हूँ क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर हमारे पास जो दो समीकरण दिए होते हैं उनमें से हम लोग किसी एक समीकरण को लेकर एक चर के मान को दूसरे चर के पद में लाते हैं और उसकी वैल्यू को दूसरे समीकरण में रख देते हैं। अर्थात हमने यहाँ पर x के मान को समीकरण 2 के थ्रू x के मान को y के पद में लाया है। तो हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे उसे पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये रहा हमारा प्रतिस्थापन विधि या प्रतिलोपन विधि। चलिए यहीं पर हम लोग विलोपन विधि को भी समझ लेते हैं। जो हमारा दूसरा है विलोपन विधि, उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू। उसमें क्या किया जाता है, हमारे पास फिर से वही इक्वेशन है, इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अगला इक्वेशन क्या हमारे पास है, अगला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो विलोपन विधि क्या होता है, विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो हमारे पास जो समीकरण दिया होता है उन समीकरणों में किसी एक चर की वैल्यू को विलुप्त करना होता है, खत्म करना होता है। वो कैसे करते हैं, फर्स्टली हमको क्या करना होता है, जो चर के गुणांक होते हैं उनको आपस में बराबर करना होता है। यहाँ पर तो खैर गुणांक तो ऑलरेडी बराबर है, अब में कुछ नहीं दिया, मतलब अब में गुणांक 1 है तो यहाँ पर गुणांक बराबर है। सपोज दैट, चलिए मैं इक्वेशन को चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं 3 ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं 4, 3x प्लस 4y कर लेता हूँ। 3x प्लस 4y इक्वल टू 14, ये मान लेते हैं समीकरण हम लोग। और ये समीकरण 2 जैसे वैसे रह देते हैं। अब हमारे पास हमको दिख रहा है हमको लगाना है विलोपन विधि। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो गुणांक होंगे चर पद के उनके गुणांक को बराबर करना, किसी एक का, दोनों को बराबर करने की जरूरत नहीं, किसी एक को बराबर करके उस चर को हमको खत्म करना है। तो मान लीजिए अगर हमको x के गुणांक को बराबर करना होगा तो यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 3x हो जाएगा। जब तो या फिर हम लोग y के गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं। x के गुणांक को बराबर करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, और y के गुणांक को बराबर करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। लेकिन हाँ, गुणा करते समय हमको ये ध्यान देना है कि जिस नंबर का भी गुणा करेंगे उसको सभी पदों में गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको x का गुणांक बराबर करना है तो फिर हम लोग x में ही गुणा करेंगे। हम लोग अगर 3 का गुणा कर रहे हैं तो हम लोग x में भी करेंगे, y में भी करेंगे, और ये जो अचर पद है इसमें भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको समीकरण 2 में जब 3 का गुणा करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 3x माइनस 3y, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब ये हमारा पास मिल गया एक नया समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर देखिए x का गुणांक बराबर हो गया है, बट इनमें जो सिंबल है भी बराबर है। जब हमको यहाँ पर x की वैल्यू को खत्म करना है तो खत्म करने के लिए कैसे खत्म होगा, जब सिंबल बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों को आपस में घटा देते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए और गुणांक बराबर हो तो उस केस में क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है हमको कि यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x हो गया है, लेकिन यहाँ भी कोई सिंबल नहीं, मतलब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अगर प्लस करेंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, खत्म नहीं होगा। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर x की वैल्यू को खत्म करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा जो संख्यात्मक मान कम होगा, जिस समीकरण का संख्यात्मक मान कम होगा उसी को घटाते हैं। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर संख्यात्मक मान कम है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 12 है। तो इसका संख्यात्मक मान इस समीकरण के संख्यात्मक मान से कम है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने का निश्चय किया है। तो ये क्या होगा, इसको लिखेंगे तो समीकरण क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू 14, और समीकरण 3 क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना है,
ये हमारे को मिल गया है 12। तो अब हमको क्या करना है, घटाना है। जब घटाते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7y, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/7। y की वैल्यू कितनी मिल गई 2/7। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि संख्यात्मक मान इस समीकरण में कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम लोग y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x तो है माइनस y, y की वैल्यू कितनी है 2/7 इक्वल टू 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इस नंबर न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसको भेजेंगे इक्वलिटी के दूसरी तरफ, तो माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 पहले से ही है और माइनस 2/7 है, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 2/7 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 7 हो जाएगा, और ये 7 4 जा 28 प्लस 2, आंसर कितना मिलेगा 30/7। तो इस प्रकार से ये रहा हमारे पास x की वैल्यू, और ये क्या हो गया y की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने 2 तरीकों को सीख लिया, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब एक हमारे पास मेथड बचा हुआ है वज्र गुणन विधि का, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, तो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन जो कि इस विधि पर है हम लोग इसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 1 से 3 जो क्वेश्चन है ये 3.3 से है, और उसके बाद 4 5 कहाँ पे हैं 3.4 पे। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं 6 7 ये हमारे हैं 3.5 पे, और ये 8 9 जो क्वेश्चन है 8 और ये 9 ये हमने लिया है 3.6 से। तो ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो चलिए एक एक करके फॉलो करते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा कि आप प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन से हल कीजिए या वज्र गुणन से हल कीजिए। आपको जो भी मेथड इजी लगे, आसान लगे, आप उस मेथड का प्रयोग एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को पहले हल किया जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये हमारे पास समीकरण है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। और हल करने के बाद क्या करना है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरण को हल करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। जब x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो ये जो y = mx + 3 दिया हुआ है, हम यहाँ पर y और x की वैल्यू जब रख देंगे तो हमें m की वह रिक्वायर्ड वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए समीकरण को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण दिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमारे पास जो समीकरण है y = mx + 3, इसको संतुष्ट करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। तो इसकी ज़रूरत लास्ट में पड़ेगी, फर्स्टली हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे प्रतिस्थापन विधि का। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या कर रहे थे हम लोग, एक चर का मान दूसरे चर के पद में ला रहे थे। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 से हम लोग हल कर रहे हैं, हल आ गया
समीकरण 2 से हमको क्या मिलेगा, 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना है, -24, या 2x इक्वल कितना मिल जाएगा, -24, और ये -4y है, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4y, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में भेज देंगे इक्वल के दूसरी तरफ, तो x इक्वल कितना मिल जाएगा, -24 + 4y होल अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए दोनों पद से 2 कॉमन कर सकते हैं, जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2 निकलेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, -12, और ये यहाँ पर कितना बचेगा, +2y, और होल अपॉन कितना है, 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x का मान मिलेगा -12 + 2y, तो y के पद में x का मान मिल गया है। तो हमने इस वैल्यू को प्राप्त कहाँ से किया, हमने इस वैल्यू को प्राप्त किया है इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम x का मान रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 2x है, x की वैल्यू कितना है, ये तो 2 लिखेंगे, और x की वैल्यू कितना लिखेंगे, -12 + 2y प्लस यहाँ पर कितना है, 3y है, इक्वल टू कितना है, 11। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाएगा, -24 + 4y, और यहाँ कितना है, +3y इज इक्वल टू 11। तो -24 को उधर भेजेंगे तो +24 हो जाएगा, और 4 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y इक्वल टू +11, तो पहले से ये 24 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 24 हो गया, और 7y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिल जाएगा, 35, या y इक्वल टू 35 अपॉन 7, और इसको सॉल्व करने पे y कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5। तो ये हमको मिल गया है y का मान। तो ये जो y का मान मिला है, इसको इक्वेशन 3 मान लें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हमको क्या प्राप्त होगा, जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा, x बराबर -12 + 2, और y मतलब मल्टीप्लाई 5, सॉल्व करने पे -12 और 2 5 जा 10, या x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -2। अभी तुमको ये x और y की वैल्यू पता चली है, हमको करना क्या था, हमें करना था कि यहाँ पर हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये जो समीकरण है y इक्वल टू mx + 3, इसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x और y की। समीकरण y इक्वल टू mx + 3 में x तथा y का मान रखने पर हमको m की वैल्यू निकालनी है। जब हम लोग x और y का मान रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई है, 5, तो 5 बराबर m की वैल्यू निकालनी तो हमको लिख लेंगे, और x की वैल्यू कितनी है, -2, और ये +3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 को इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 पहले से, ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर -2m, और ये कितना आ जाएगा, -2m इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको अरेंज कर लिया है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया सॉल्व करके। अब यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 2 पहले से ये, और -2 का डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्व करने में कितना मिल जाएगा, m इक्वल टू -1। तो ये रहा m का मान, जहाँ पर ये इसको संतुष्ट करेगा, y इक्वल टू mx + 3 को। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। इसी साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, इनको हल करना है। समीकरण क्या है, 3x/2 - 5y/3।
इक्वल टू -2 और क्या दिया है x प्लस 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6 को क्या करना है हल करना है। चलिए हल करते हैं। हमारे पास समीकरण है हल में चलेंगे। दिया हुआ है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 और क्या दिया हुआ है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6 ये दिया हुआ है। और जब इसको सॉल्व करेंगे पहले यहाँ पर एलसीएम में इसको सही कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पर समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। एलसीएम कितना आ जाएगा एलसीएम मिलेगा हमको 6। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9x और ये कितना आ जाएगा -10y इक्वल टू -2। अब 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 से ये क्या मिल जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। तो फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा 6 और 2 का मल्टीप्लाई x में 2x और 3 का मल्टीप्लाई y में तो कितना मिल जाएगा 3y इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे देखेंगे 6 का इधर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 पे 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 पे 6 कैंसिल करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 और ये हमको क्या मिल गया। चलिए यहीं पर हम लोग x का मान y के पद में ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब x का मान y के पद में लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y या x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे x का मान कहाँ रखते हैं समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर ये हमको क्या मिलेगा 9 पहले पे ही है। अभी 9x का मान वैल्यू कितना आया है 13 माइनस 3y होल डिवाइड बाई 2 और ये कितना -10y इक्वल टू -12। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 9 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ये कितना आ जाएगा 39 जा 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -12। अब जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा तो 117 माइनस 27y -2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये जगह 20y और होल अपॉन कितना जाएगा एलसीएम कितना मिला हमको 2 बराबर -12। अब जब इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 117 और देखिए -24y है और ये माइनस कितना है 24 नहीं यहाँ पर 27 है 27y है और यहाँ पर कितना है 20y तो 27y माइनस 20y कितना आ जाएगा -47y ये इक्वल कितना आ जाएगा -24। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -47y इक्वल टू यहाँ पर 120 माइनस प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा -24 -117 ये हो गया। अब आगे फॉलो करते हैं तो ये -47y है बराबर इसको ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 और ये कितना मिल जाएगा एक -140। जब यहाँ से y की वैल्यू हमको निकालना है तो हमको ये y इक्वल टू मिल जाएगा -47 क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो -141 बटे -40
7, माइनस माइनस कैंसिल होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3। तो y इक्वल टू में कितना मिल गया है, 3 मिल गया है, ये y का मान। अब y का मान हम लोग कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए साइड में y का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है, ये 3 है, होल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 13 और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। आगे सॉल्व करेंगे 13 में 9 जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमको x की वैल्यू मिली 2 और y की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाता है। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाता है 5/6। तो हमको क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। जब भिन्न की बात किया, जिसको ज्ञात करना होता है, देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, जो चीज़ ज्ञात करने को कहा जाता है हम लोग पहले उसको मान लेते हैं। तो भिन्न ज्ञात करने की बात कर रहा है तो हम लोग पहले भिन्न मान लेते हैं। तो चलते हैं हल की तरफ। हल क्या आ जाएगा, माना भिन्न x अपॉन y है। भिन्न क्या है, x अपॉन y। तो हमने भिन्न मान लिया x अपन y। तो पहला शर्त क्या कह रहा था, पहले शर्त में क्या बोला है कि अंश और हर में दोनों में क्या कर दे, दो जोड़ दें। तो प्रथम शर्तानुसार पहले शर्त में क्या बोला गया है, अंश और हर में हमको क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो अंश कितना है, x है, इसमें +2 करना है, और जो हर है y उसमें भी क्या करना है, +2 करना है। तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 की। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 9/11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या मिल जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 11x और 11 मल्टीप्लाई 2 में भी होगा। ये कितना जाएगा, 22 इक्वल टू 9y + 18। या फिर ये क्या हो जाएगा, 11x - 9y इक्वल टू 18 - 22। या फिर 11x - 9y इक्वल टू -4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो प्रथम शर्त से हमको मिल गया है 11x - 9y इक्वल टू -4। तो अब बढ़ते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरे शर्त में क्या बोला है, दूसरे शर्त में बोला जा रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। पहले केस में 2 जोड़ा गया था, अब कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 3 जोड़ने की बात किया जा रहा है। तो अंश और हर क्या था, x/y था, ये x/y था। तो अब कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है अंश और हर दोनों में। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/6 की। तो ये किसके बराबर हो गया, 5/6 के। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, 6x + 18 बराबर 5y + 15। या फिर 6x - 5y इक्वल टू कितना जाएगा, -3। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब लगा देते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक चर का मान दूसरे चर के पद में लाना होता है। तो अगर हम लोग 5y को इधर भेज दें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 6x बराबर -3 -5y इधर आएगा तो +5y। या फिर x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -3 + 5y होल अपॉन कितना आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो 6 का डिवाइड। तो ये हमने मान लिया है, ये हमने x की वैल्यू ले लिया है y के पद में। तो अब हमको ये मिला है मान समीकरण 2 से, तो हम इसका वैल्यू रखेंगे कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, जब हम लोग एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा। तो फर्स्टली हमारे पास समीकरण 1 था क्या, वो मैं देख लेता हूँ। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये हमारे पास इक्वेशन 1 था। अभी हमने एक्स की वैल्यू क्या निकाला है, वाई के पद में -3 + 5y होल अपॉन 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 तो यहाँ पर रहेगा ही, और एक्स की वैल्यू कितनी है -3 + 5y होल अपॉन 6 इक्वल टू कितना, और ये प्लस माइनस कितना है, माइनस है 9y इक्वल टू -4। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 11 का मल्टीप्लाई -3 में भी होगा और 5y में भी होगा। ये कितना आ जाएगा -33 और ये +55y होल अपॉन 6 -9y इक्वल टू -4। तो अब जब आगे फॉलो करेंगे तो हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास होगा अगले पद में -33 + 55y और 6 का मल्टीप्लाई -9 में कंबाइन करेंगे तो कितना मिल जाएगा -54y होल अपॉन 6 इक्वल टू -4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 55y में फिर 54y निकल जाएगा तो y बचेगा, और इस 6 का पहले मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, -33 और 55 में फिर 54 निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा फिर y, और 6 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको -24। तो -33 को इधर भेजेंगे तो +33 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा -24 और +33, तो y इक्वल टू हमको मिल जाएगा 9। तो ये हमको मिल गया y का मान। अब इस y को मान को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें y का मान रख करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हमको क्या मिलेगा, हमारे पास समीकरण 3 था क्या, x इक्वल टू -3 + 5y अपॉन 6। तो यहीं पर वैल्यू जब पुट करेंगे y की तो ये कितना मिल जाएगा, -3 पहले से ही है +5, 9 y की वैल्यू कितना है 9, तो हो गया 9 होल अपॉन कितना 6। तो आगे सॉल्व करेंगे तो -3 9 5 जा 45 होल अपॉन 6, या इसको फॉलो करेंगे तो 45 में से -3 निकल जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा 42 डिवाइड बाई 6। तो हमको यहाँ से कितना y मिल गया है, x बराबर हमको मिल गया, x बराबर मिल गया है 7। तो हमको x बराबर 7 मिल गया और y बराबर 9। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, प्रश्नावली 3.4 की तरफ, जहाँ पर हम लोग समझेंगे विलोपन विधि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जैसे कि हमारे पास संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या की। तो पहले संख्या का पेज क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पर कोई संख्या ले लूँ, 36 ले लूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर 36 ले लिया, तो हमको पता है 36 में जो 6 है वो क्या है, इकाई है, और 3 क्या है, दहाई है। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, 36 बराबर क्या हो सकता है, दहाई में मतलब जो दहाई हमको 10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो 10 × 3 + 6, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं किसी संख्या का दहाई पद x हो जाए और इकाई पद क्या जाए y हो जाए, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या मिल जाएगी, मतलब x y हो गया तो संख्या मिल जाएगा 10x + y, यही मिलेगा। संख्या जब हम ऐसे लिखेंगे जहाँ पर x क्या है दहाई हो गया और y क्या हो गया है इकाई हो गया है, तो संख्या x y तो बना, लेकिन संख्या लिखेंगे कैसे, 10x + y हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2 अंक पहले मान लेते हैं हल में, अभी हमको इसको लेकर चलना है। हल में क्या माना दहाई का
अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, ये हमने मान लिया। क्योंकि आगे क्या करना है, अब बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब ये जो अंक हैं इनके अंकों का योग कितना है, 9 है। अर्थात जब x में प्लस y करेंगे ये किसके बराबर मिल जाएगा, 9 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। चलिए जब ये दहाई का अंक ये है x और इकाई का अंक y है तो संख्या क्या बन जाएगा, इसलिए संख्या बराबर दहाई में किसका मल्टीप्लाई 10 में, तो 10x प्लस y, ये हमको संख्या मिल जाएगा जब हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, दहाई को x माना है और इकाई को y माना है, तो ये हमको संख्या मिल गया। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या दिया गया है इस संख्या का 9 गुना 10x प्लस y का कितना गुना, 9 गुना, यह बराबर है किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने बने संख्या के 2 गुना के, मतलब इनके अंक को पलट दिया जाए। तो अंक को पलटने मतलब x की जगह y और y की जगह x, तो ये क्या हो गया 10y प्लस x के, ये जो अंक संख्या को पलट कर जो अंक बना है इसके 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे 9 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये कितना जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू ये कितना जाएगा 20y प्लस 2x, ये हमको मिल गया। अब जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलेगा x को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 90x, तो पहले से ये 90x माइनस 2x और ये कितना है प्लस 9y माइनस 20y, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो 2x निकलेगा, ये हो जाएगा 90x माइनस ये हो जाएगा 80x है, देखिए गलत कर दिए हम, तो ये 88x और ये कितना आ जाएगा माइनस 11y इक्वल टू 0। देखिए दोनों पद से 11 कॉमन है, 11 कॉमन है तो 11 बाहर करेंगे, तो 11 बाहर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8x माइनस y इक्वल टू 0। जब 11 का इधर भेज देंगे तो 0 भागों के 0 हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा 8x माइनस y इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमको प्रतिस्थापन लगाना है, तो देखिए यह y का गुणांक सेम है और एक प्लस है तो एक माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर विलोपन लगाना है। जब विलोपन लगाना है तो जब यहाँ पर x का और y का गुणांक बराबर है और सिंबल अपोजिट है, मतलब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों समीकरण जोड़ देंगे, दोनों समीकरण जोड़ने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और समीकरण 2 कितना है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। जब जोड़ेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा और 8x प्लस x कितना आ जाएगा 9x और 9 प्लस 0 कितना आ जाएगा 9, या x इक्वल टू कितना मिलेगा 9/9, और इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इस x की वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में। x का मान 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, या फिर y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8। जब y इक्वल टू 8 मिल गया तो हमको संख्या क्या मिला था 10x प्लस वाई, चूंकि संख्या क्या था बराबर 10x प्लस वाई था, तो x और y की वैल्यू पुट करने पर क्या मिल जाएगा 10 गुणे 1 प्लस y कितना है 9, तो ये कितना आ जाएगा 10 और 9 19, तुमको संख्या क्या मिल जाएगी 19 मिल जाएगी। ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो समीकरण दिया है इसको हल करना है। तो हमारे पास समीकरण कितना है 3x माइनस 5y माइनस 4।
3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 तथा 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इस समीकरण को फॉलो करने में क्या मिल जाएगा, इस समीकरण को लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा +4। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसको लेकर फॉलो करेंगे तो 9x तो पहले से ही है, इस 2y को इधर भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा -2y और ये +7 है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए गुणांक बराबर करते हैं। तो गुणांक बराबर करने के लिए अगर हम लोग समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x हो जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण हमको क्या मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ करेंगे तो ये कितना जाएगा 9x, फिर 3 का मल्टीप्लाई -5y में करेंगे तो ये मिल जाएगा -15y और ये कितना जाएगा बराबर 12। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए 9x, समीकरण 2 को देखिए यहाँ भी 9x हो गया और समीकरण 3 में भी 9x हो गया, लेकिन यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो इस केस में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में घटा देते हैं। तो किसमें से किसको घटाना है, तो हमको दिख रहा होगा कि समीकरण 3 का संख्यात्मक मान बड़ा है और ये समीकरण 2 का संख्यात्मक मान छोटा है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 2 है। तो समीकरण 3 में से किसको घटा दें, 2 को। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और ये समीकरण 2 कितना है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। जब घटाते हैं तो सिंबल चेंज होता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसमें से 2 निकल जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -13y और ये 12 में से 7 निकल जाएगा तो ये हमको मिल जाएगा 5 या y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5/-13। ये y की वैल्यू मिल गई। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको निकालना है x का मान। तो इसके लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या आ जाएगा 3x दिया हुआ है -5 इंटू कितना है -5/13 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4। इसको इधर भी तो माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13 या आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे एलसीएम 13 हो जाएगा तो ये जाएगा 52 माइनस 25/13 और 3 का डिवाइड इधर कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 12 5 निकलेगा 7 हो जाएगा 4 2 जाएगा 2 27/39 और ये कुछ इसमें देखिए सॉल्व हो रहा है। सॉल्व करने पर ये हमको मिल सकता है ये बराबर 9 और ये कितना आ जाएगा 13। तो हमको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 9/13 और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5/-13। ये रहा हमारा वैल्यू। यदि हमको ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो हमको कुछ नहीं करना है, जो y और ये जो x की वैल्यू आई है इनको चाहे तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड में रखकर अगर सॉल्व करें और राइट हैंड साइड आ जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए चेक भी कर लेते हैं पर। तो चेक करेंगे तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे x और y की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 देखिए तो 3 है, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 9/13 तो मल्टीप्लाई जाएगा 19/13 से और ये बीच में कितना है माइनस है और 5 y की वैल्यू कितनी आई है -5/13
इंटू -5/13, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 27/13, और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया है 25/13। जो एलसीएम सेम है तो बराबर 13 तो रहेगा ही, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 27 + 25 52, सॉल्व करने में क्या मिल जाएगा 4, और यही हमारा क्या है RHS, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो क्या है सही है। तो चलिए यहाँ तक हमने अभी तक बात कर लिया है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि की। अब हमारे पास जो अगला मेथड है वो है वज्र गुणन विधि। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम लोग वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। वज्र गुणन विधि कैसे लगाते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है x/b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y/c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस b1 a2। तो यहाँ पे इस समीकरण का, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं वज्र गुणन को अप्लाई करने के लिए। तो ये बनता कैसे, याद कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो फर्स्टली अगर तो हमारे पास जो अगला मेथड है वो है वज्र गुणन विधि। तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं उसको मैं बताता हूँ। तो हमारे पास जैसे ये दो एग्जाम्पल हैं और ये फॉर्मूला होता है वज्र गुणन विधि लगाने का। तो ये फॉर्मूला लिखा है, इसको मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो उस तरीके को बताऊंगा, फिर उसके थ्रू मैं एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। तो फर्स्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं 2x + 3y माइनस 46 इक्वल टू 0, तथा और क्या हो जाएगा 3x + 5y माइनस 24 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इस समीकरण को देखने में, इस फॉर्मूला को देखने के बाद पता चला है कि हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये समीकरण 1 है, तो यहाँ से a1 कितना मिल जाएगा 2, b1 इक्वल टू कितना जाएगा 3, और c1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा -46, तथा इस समीकरण की तुलना जब व्यापक समीकरण से करेंगे तो a2 कितना मिल जाएगा 3, b2 कितना मिल जाएगा 5, और c2 कितना मिल जाएगा -74। तो अब हमको इस क्वेश्चन को फॉलो करना है बाय यूजिंग वज्र गुणन विधि को यूज करना है। तो देखते हैं इस फॉर्मूले को लिखेंगे कैसे। तो जब हम लोग x को लिखते हैं तो मैं यहाँ पर आपको व्यापक समीकरण दिखा रहा हूँ। व्यापक समीकरण क्या होता है ax + by + c इक्वल टू 0, ये हमारे पास व्यापक समीकरण होता है। तो जब व्यापक समीकरण को आप ध्यान से देखेंगे x के साथ a जुड़ा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को देखिए, जब x के साथ a जुड़ा हुआ है तो x अपॉन में कहीं भी a नहीं आया हुआ है, bc आया हुआ है, वो क्रम में है bc। तो हमको ये फिर देखना है 12 21, क्या देखना है 12 21 12 21 12 21। जब यक्स अपॉन लिखना होगा तो हम ए वाले टर्म को छोड़ देंगे, किसकी बात करेंगे सी और बी की, बी और सी की। देखिए बी और सी बी सी। फिर जब वाई को देखेंगे तो वाई में देखिए वाई के अपन में क्या है सी और ए आया हुआ है, अर्थात तो वाई वाले में बी को हटा दिया है। जब बी को हटा दिया है तो 12 21 यहाँ भी है, लेकिन अब क्या क्रम बन गया है सी ए। और जब 1 लिखे हैं अर्थात जब अचर पद की बारी आई तो वहां से क्या गायब हो गया है, वहां से गायब हो गया है सी, वहां पर क्या है ए बी। तो देखिए x अपॉन यहाँ पर 12, फिर क्या लिख लेंगे 21। तो क्या बात कर रहा है x की बात कर रहा है, x में a तो रहेगा नहीं, तो क्रम क्या बनेगा bc। तो यहाँ पर क्या जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन, अब यहाँ पर क्या लिख लेते हैं y। तो फिर से 12 21। तो अब y है तो y में b की बात नहीं करेंगे, किसकी बात होगी c a की। तो c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन, फिर से क्या हो जाएगा 12 21, ये हो गया। तो अब देखिए अब जब अचर पद की बात करेंगे तो c गायब हो जाएगा, अब क्रम क्या बनेगा ए बी का, तो हो जाएगा ए बी माइनस ए
बी, बस बीच में हमको क्या जोड़ना होगा, माइनस जोड़ना होगा। तो ये हमको ये फॉर्मूला याद करने का तरीका हो गया। अब ये जो वैल्यू निकाला है हमने इस समीकरण का, इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स अपॉन बी वन कितना है 3, तो 3 C2 कितना है, C2 मिला है -24, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -24 का। अब बीच में क्या है, माइनस, तो बीच में माइनस लिख लीजिए। B2 कितना मिला है 5, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, C1 का मल्टीप्लाई कितना है, ये मिला है -46 इज इक्वल टू y, तो y के अपॉन में कितना है C1 कितना है -74 इंटू क्या है A2 कितना मिलेगा हमको 3, हो गया। एक मिनट, यहाँ पर C1 ने गलत कर दिया, C1 कितना है -46 है, C1 कितना -46, और ये मल्टीप्लाई में क्या है A2 कितना मिला है 3, और ये बीच में माइनस माइनस, अब C2 कितना है -74, और यहाँ पर कितना मिला है C2 के बाद क्या है A1 कितना है, मल्टीप्लाई है 2 का, बराबर 1 अपॉन A1 कितना है 2, B2 कितना है हमारे पास 5, माइनस अब A2 देखिए 3, और B1 कितना है, ये भी कितना है 3 है, गुणे 3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमको क्या मिलेगा, x अपॉन, जब 3 का मल्टीप्लाई 74 में करेंगे तो माइनस 3 चौको 12, 3 पत्ते 21 22 222, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 छक्के 30, 5 चौको 20 3 23 230 हो जाएगा, बराबर y अपॉन, तो ये माइनस है, -46 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, 3 चौको 12 13, माइनस 138, देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 4 जाए 2 7 जा 14, 148, बराबर 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन 10 माइनस 9, तो ये हो गया। अब जब आगे फॉलो करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, x अपॉन 230 में से 222 निकाल लेंगे, ये कितना मिलेगा 8 मिलेगा, बराबर 148 में से 138 निकालेंगे, ये कितना मिलेगा y अपॉन 10 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा 1 अपॉन 1। जब x की वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग पहले इसको और इससे लेकर चलेंगे, और जब y का निकालना होगा तो हम लोग इन दोनों टर्म्स को लेकर चलेंगे। तो x के मान के लिए तो ये हमको क्या मिल जाएगा, x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1, या फिर x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8, ये हमको मिल गया x का मान। अब क्या निकालना है y का मान, तो y के मान के लिए जब y की वैल्यू हमको निकालनी है तो अब इन दो टर्म को लेकर चलेंगे, तो ये क्या है y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो ये रहा वज्र गुण विधि लगाने का तरीका, जहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल लिया है x और y का। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 3.5 हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पर क्या बोला है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो मैंने भी लास्ट की वीडियो में बताया था कि जब दो समीकरण युग्म होते हैं तो कब समीकरण का कोई मान नहीं होता है, कब समीकरण का मात्र एक वैल्यू होता है, और कब समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो पहले मैं उस चीज को यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ, जब हमने पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या आ जाए b1 अपॉन b2। तो इस केस में क्या होता था, एक हल होता था, लेकिन जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता था, और ये इक्वल होता था c1 अपॉन c2, तब इस केस में क्या होता था, इस केस में इसके कितने हल होते थे, अनेक हल होते थे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे। लेकिन जब a1 अपॉन a2 ये बराबर होता था b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होते थे c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होते थे, तो उस केस में क्या होता था, इसका कोई हल नहीं होता था। तो ये चीज़ों को हमको लेकर चलना है, ताकि हम लोग जो हमारे पास जो दिया हुआ है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो फर्स्टली हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। हमारे पास समीकरण क्या है, 3x प्लस
y इक्वल टू 1 तथा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 तथा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। अब इनकी तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस 1 और यहाँ से क्या मिल जाएगा तथा a1 इक्वल टू 2k माइनस 1, b1 इक्वल टू k माइनस 1 और यहाँ पर a2 मिलेगा, b2 मिलेगा और c2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2k प्लस 1। तो हमको मिल गया c2। तो देखिए हमको यह देखना है इसमें कि बोल रहा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो कोई हल कब नहीं होता है, जब यह कंडीशन फॉलो होता है a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। जब ये कंडीशन फॉलो होता है तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। तो अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करके k की वैल्यू निकालेंगे और जो क्या k की वैल्यू आएगी वही ऐसी वैल्यू होगी जो उस समीकरण में रखेंगे तो उसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो a1 की वैल्यू कितनी आई है 3 और a2 की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 1 बराबर b1 कितना है 1 और b2 कितना है k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 कितना है माइनस 1 और c2 कितना है माइनस 2k प्लस 1। तो देखिए हमको k की वैल्यू निकालना है तो हम इसको तो लेकर नहीं चल सकते हैं क्योंकि ये क्या दिखाया है नॉट इक्वल दिखाया है। तो इन दोनों को लेकर चलेंगे और यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे k की वैल्यू निकालेंगे। तो इनको लेकर चलने पर हमको क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 2। इस k को 2k को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करने पर 3k अपनी जगह है, इस 2k को इधर भेजेंगे तो माइनस 2k और माइनस 3 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर माइनस 2 प्लस 3। तो k इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 1। तो k इक्वल टू 1 के लिए ये जो समीकरण दिया गया था ऊपर उस समीकरण नहीं होगा, मतलब ये जो समीकरण है हमारे पास इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। एक मिनट हमने यहाँ पर गलती कर दिया है, जब हमने 2k का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2k तो हो जाएगा, ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए हमने ये गलती कर दिया है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो ये हमको ध्यान देना एग्जाम में कि हम कोई माइनस प्लस और ये नंबर्स का बिल्कुल ध्यान देना है। अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही किया तो हमारी एक गलती हमारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। हमने ये पूरा स्टेप सही किया लेकिन लास्ट की ये 3 स्टेप में हमने छोटी गलती किया होता, अगर इसको ध्यान नहीं दिए होते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या रहता गलत हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने वज्र गुणन विधि का प्रयोग तो भी नहीं किया है, बट यहाँ पर जो चीज़ हमने पीछे पहले पढ़ा है वहाँ हमने k का वो वैल्यू निकाला जिस वैल्यू के लिए इस दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब जब लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, बढ़ता ही कम हो जाता है। लेकिन दूसरा कंडीशन है यदि लंबाई को 3 इकाई क्या कर दिया जाए बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल क्या रहता है 67 इकाई
बढ़ जाता है। तो हमको क्या करना है, हमको आयत की विमाएँ ज्ञात करना है। विमाएँ मतलब आयत क्या होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, वही उसकी विमा है। तो हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना है हम उसको ये क्या करेंगे, मान लेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर ये क्या है, y इकाई। तो जब हम यहाँ पर इसकी लंबाई x माने हैं, चौड़ाई y माने हैं, तो इस केस में आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x गुणे y मतलब x y वर्ग इकाई। तो ये क्या हो गया, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अभी जो हमने माना है उसके बेसिस पर। तो प्रथम शर्तानुसार अब करते हैं, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त में क्या बोला था, प्रथम शर्त में बोला गया है लंबाई में 5 इकाई कम कर दें। मतलब क्या करते हैं, लंबाई में 5 इकाई कम कर दें। तो हमने लंबाई क्या माना है, लंबाई x माना है, तो x माइनस 5 कर दें। और क्या बोला है आगे, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दें मतलब 5 घटा दें, और चौड़ाई में क्या कर दें 3 इकाई बढ़ा दें। तो चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाने का मतलब हो गया, ये चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाएंगे तो y प्लस 3। तो जो उसका क्षेत्रफल है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल कितना है, एक्स वाई। तो क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाती है, क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो ये पहला शर्त हो गया कि हाँ यहाँ पर लंबाई में 5 इकाई कम किया गया, और क्या किया, लंबाई में 5 इकाई कम कर दिए, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिए। तो जो क्षेत्रफल था उसमें 9 इकाई कम हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। तो देखिए इस एक्स वाई को इधर भेजेंगे तो एक्स वाई पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5y, इस माइनस 15 को इधर भेजेंगे तो प्लस 15, और प्लस 15 से 9 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 6। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे क्या करा है, दूसरे शर्त में, दूसरे शर्त को देखते हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, यदि लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों में ही बढ़ाना है। तो लंबाई कितना है x है, इसमें कितना बढ़ाया जा रहा है 3 इकाई, की जगह प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे y में कितना बढ़ाया जा रहा है 2 इकाई, तो इसमें क्या जाएगा प्लस 2। तो क्षेत्रफल क्या रहता है 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई था, ये कितना बढ़ जाएगा 67 बढ़ जाएगा, मतलब उतना प्लस हो जाएगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। तो यहाँ देखिए इफ एक्स वाई को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 61। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग को दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। जब पहले समीकरण की तुलना करेंगे, पहले इनको इस रूप में लाना होगा। लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0 तथा इसे क्या कर सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। तो अब हमको इसकी तुलना करनी होगी व्यापक समीकरण से। तो व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमको a1 बराबर मिलेगा 3, b1 बराबर मिलेगा -5, c1 बराबर मिलेगा
6 तथा A2 बराबर मिल जाएगा 2 और B2 बराबर मिल जाएगा 3, C2 बराबर मिल जाएगा -61। तो अब इसको फॉलो करेंगे वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला मैंने क्या बताया, x अपॉन 12 / 21 12 21। सुविधा के लिए आप लोग व्यापक समीकरण लिख लीजिए। यहाँ पर व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जब x को लेते हैं तो इस टर्म को नहीं टच करते हैं, b और c को लेंगे तो ये क्या बनेगा b1 c2 बीच में माइनस, फिर से b2 c1 बराबर, अब y को लेंगे फिर से 12 21। अब जब y को ले रहे हैं तो हमको b को नहीं लेना है, सी ए लेंगे तो c1 a2 बीच में माइनस c2 a1 बराबर, अब 1 को लेंगे 1 अपॉन, अब जब 1 को ले रहे हैं मतलब अब c की वैल्यू नहीं लेंगे, अब किसको लेंगे a और b, फिर से 12 21। तो अब क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमको फार्मूला मिल गया। तो ये फार्मूला याद करने का एक तरीका हो गया। तो हमने वैल्यूज को निकाला हुआ है, वैल्यूज हमारे पास क्या है, x अपॉन b1 की वैल्यू, हमने यहाँ पर b1 की वैल्यू लिया, वो b1 की वैल्यू हमको क्या मिला है, b1 की वैल्यू है 3। चलिए मैं सारे वैल्यूज यहाँ पर लिख लेता हूँ। a1 कितना है 3 है, b1 कितना है -5 है, और c1 कितना है, ये है -6, और a2 हमारे पास है 2, b2 हमारे पास है 3, और c2 हमारे पास है -61। तो ये वैल्यूज हमारे पास है, इन वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, b1 कितना है -5, तो ये हो गया -5 इंटू c2 कितना -61 बीच में माइनस है, अब माइनस है b2 कितना है 3, और c1 कितना -6 इंटू -6 बराबर y अपॉन c1 कितना हमारे पास है -6, और a2 कितना हमारे पास है 2 इंटू 2 बीच में माइनस लेंगे, अब कितना है हमारे पास c2 वाली कितनी -61, और ये मल्टीप्लाई कितने करेंगे a1 कितना है 3 बराबर 1 अपॉन, अब क्या करना है हमारे पास a1 b2, तो a1 कितना है 3, b2 कितना है, ये भी 3 है, माइनस a2 b1, a2 कितना है 2, b1 कितना है -5। तो अब इसको फॉलो करेंगे तो x अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, माइनस फिर माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 जा 18 इज इक्वल टू, इसको फॉलो करेंगे y अपॉन, ये हो जाएगा -12, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 9, और ये माइनस प्लस 10। तो x अपॉन में कितना मिल जाएगा, 5 प्लस करेंगे 18 में तो ये मिल जाएगा 323 इज इक्वल टू y अपॉन, इसमें से 12 निकल जाएगा तो ये मिल जाएगा 169 इक्वल टू, ये कितना जाएगा 1/19। तो हमको जब वैल्यू निकालना होगा, x की वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग इस टर्म को एक साथ लेकर चलेंगे, और जब y की वैल्यू निकालना हो तो इन दोनों टर्म को एक साथ लेकर चलेंगे। तो x के लिए हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन 323, सॉरी ये गलत हो गया, x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1/19, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 323 अपॉन 19, इसे 19 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 19 1 जा 19 एक बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 3, तो ये कितना हो जाएगा, इसको फॉलो करने पर तो ये 7, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा
17। तो ये x बराबर क्या हो गया हमारे पास 17 मिल गया। अब क्या निकालना है हमको y की वैल्यू। y के लिए हम लोग इन दोनों वैल्यूज को लेकर चलेंगे। तो जब इन दोनों को लेकर चलेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, एक मिनट, तो y की वैल्यू लेकर चलेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए हमारे पास हमने गलती किया हुआ, यहाँ पर दोबारा से जब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया है और 3 बन जा 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18। ठीक है, यहाँ पर 3 था। तो अब हमको किसको चलना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 171 मिलेगा। ये कितना मिलेगा 171 मिलेगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोग आगे लेके चलेंगे इन दो वैल्यूज को। तो y अपॉन 171 इक्वल टू y 1/19। तुमको y की वैल्यू निकालना है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 121 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 121/19 और इसको कट करेंगे तो हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू 17 मिल गई और y की वैल्यू 9 मिल गई। तो ये रहा हमारा अगला मेथड वज्र गुणन विधि। तो हमारे पास जितने मेथड थे हमने उनको फॉलो कर लिया। हमारे पास अभी एक टॉपिक है जहाँ पर हमको हमारे पास जो समीकरण दिए होंगे वह दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में नहीं रहेंगे, तो हमको उन रूप में बदलना होगा। उसके बाद हमको समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम में डेफिनेटली जो कोई बताने जा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 4 या 6 नंबर के। देख लेते हैं लास्ट के ये दो क्वेश्चन 3.6 और 5 के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक समीकरण 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 तथा 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 को क्या करना है, रैखिक समीकरण बदल कर हल करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर मैं पहले समीकरण लिख लेता हूँ। समीकरण हमारे पास क्या है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 तथा आगे क्या दिया है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो अभी तक हमने ऐसे समीकरण को नहीं पढ़ा था। हमने किस टाइप का समीकरण पढ़ा है, हमने पढ़ा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का, ऐसा पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर तो रूट में वैल्यू आ गया है। तो फर्स्ट टाइम को क्या करना होगा, इन समीकरणों को इस रूप में लाना होगा, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो हमको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ भी 1/√x है, यहाँ भी 1/√x है, यहाँ भी 1/√y है, यहाँ भी 1/√y है। तो हम इनको ही मान लेंगे अचर पद। तो माना 1/√x इक्वल टू a तथा 1/√y इक्वल टू b, ये हमने मान लिया। अब जब मान लिया है तो इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा 1/√x पूरा कितना है a है, तो ये क्या बन जाएगा समीकरण 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर जब रखेंगे तो 1/√x हो गया है। तो ये क्या मिल जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू कितना है -1, इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पर हम लोग 3 मेथड पढ़े, हम उनमें से कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ विलोपन विधि। तो हम लोग क्या करते हैं, गुणांक बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 को देखेंगे तो ये 2a है, यहाँ पर 4a है, यहाँ पर 3b है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंबल अपोजिट है, तो सीधे सीधे इसे मल्टीप्लाई कर देते 3 का। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 हमको क्या मिल जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या जाएगा 6a प्लस ये क्या जाएगा 9b इक्वल टू 6। ये मिल गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 में जोड़ देते हैं। तो हमारा समीकरण क्या 2 है, क्या है 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। इन दोनों, ये समीकरण क्या था, एक था, दोनों क्या करने पर
जोड़ने पर। जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमने गुणांक बराबर किया है ये अपोजिट साइन में, एक प्लस एक माइनस है तो जोड़ रहे हैं। अगर दोनों सेम सिंबल में होते, दोनों माइनस माइनस होते हैं, दोनों प्लस प्लस होते तब क्या करते हैं? घटाते। तो जब जोड़ेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना मिल जाएगा? 10a मिलेगा। और ये 6 माइनस 1 है तो ये 6 में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 5। या a बराबर कितना मिल जाएगा? 5/10। इसको सॉल्व करने में क्या मिल जाएगा? 1/2। ये a की वैल्यू मिली है। अब इस a की वैल्यू को कहाँ पुट कर दें? इसको पुट कर देते समीकरण नंबर 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा? ये हमको मिल जाएगा 2 गुणे 1/2 प्लस 3b बराबर 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो 3b बराबर 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1, या b बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। हमको तो a और b की वैल्यू चाहिए नहीं था, हमको किसकी वैल्यू चाहिए था? x और y की। तो हमने क्या माना था? a इक्वल टू क्या माना था? a इक्वल टू माना था 1/√x। तो 1/√x इक्वल कितना मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा। और इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे चलिए इसको हटाते हैं यहाँ पे, चूंकि 1/√x इक्वल टू a और a की वैल्यू कितनी आई है? a की वैल्यू आई है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/√x इक्वल टू 1/2, या फिर √x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। हमको x की वैल्यू चाहिए, दोनों का वर्ग कर देंगे तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4। ये कब मिला है? वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो कर्णी हट जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी हमको x की वैल्यू मिली है, अभी हमको y की वैल्यू चाहिए। चूंकि 1/√y इक्वल टू हमने क्या माना था? b माना था, और b की वैल्यू कितनी आई है? 1/3। तो 1/√y इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से √y इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 3। वापस से वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर y इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 9। तो ये रहा हमारा x और y की वैल्यू। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कैसे हम लोग जब कोई समीकरण इफ टाइप का दिया होगा तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? पहले इनको ax प्लस by प्लस c टाइप वाले समीकरण में चेंज करेंगे, अर्थात जो एक्स्ट्रा दिखेगा उसको हम लोग a b c d u v कुछ भी मान लेंगे और उसको लेकर फॉलो करेंगे। तो पहले हमको जो मानेंगे उसकी वैल्यू मिलेगी और फिर उसका उसमें वैल्यू पुट करके हम जो हमको चाहिएगा उसको प्राप्त कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या कर रहा है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 km तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 km तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्टली एक बात समझिए, अगर सपोज दैट हम लोग इस पॉइंट में है, ये हमारा राइट हैंड साइड और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और अगर हवा जो है वो राइट हैंड साइड चले और हम भी राइट हैंड साइड चले तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अर्थात जो हवा की स्पीड होगी और हमारी स्पीड होगी, दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। लेकिन हवा जब हम लोग इधर जाएंगे तब, लेकिन जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चले और हवा राइट हैंड साइड चले तो जहाँ पर यहाँ प्लस हो रहा था लेकिन इस केस में हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या मानेंगे? ऋतु की चाल पूछा है, माना ऋतु की चाल बराबर x km पर आवर, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल पूछा है, धारा की चाल मान लेते हैं। धारा की चाल बराबर y km पर आवर। तो जो अभी जो पूछा है हमने उसको मान लिया है। तो ये हमने मान लिया है। तो जब क्या बात कहा गया है? धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल जब चलेगी, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, अभी मैंने जब बताया जब हवा भी इधर चले और हम भी राइट हैंड साइड ही चलें तो ये स्पीड आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी।
जब हम लोग दोनों किधर चले, राइट हैंड साइड, लेकिन जब हवा जो है वो राइट हैंड साइड चले और हम किधर चलें, लेफ्ट हैंड साइड चले, मतलब अपोजिट चलें, तो वहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, जब हम लोग ये और लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो इसलिए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, जब धारा के अनुकूल चाल चलेगी तो जो भी धारा की चाल होगी उसके चाल में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई के एम पर आवर, तथा धारा के प्रतिकूल अर्थात धारा की विपरीत दिशा में जब चलेगी तब चाल क्या हो जाएगी, तब चाल उसकी चाल में फिर धारा की चाल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको एक फॉर्मूला पता होगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो अभी हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। तो चलिए, प्रथम शर्तानुसार तो प्रथम शर्त में क्या कहा जा रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना चल रही है, 20 किलोमीटर। मतलब प्रथम शर्त में जो समय है, समय बराबर 2 घंटे 2 आवर, और दूरी कितनी है, दूरी बराबर 20। तो इस और धारा के अनुकूल है, तो धारा के अनुकूल चाल कितनी निकाला है, एक्स प्लस वाई। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 बराबर 20 बट्टा एक्स प्लस वाई। और इसको फॉलो करने पे हमको क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y बराबर 20, या 2 को कॉमन लेकर x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार, जब द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास द्वितीय शर्त में क्या कर रहा है, धारा के प्रतिकूल समय वही है 2 घंटा, लेकिन अब दूरी क्या हो गई है, 4 किलोमीटर। जब धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो टाइम वही है 2 घंटे बराबर, अब दूरी कितनी हो गई है, दूरी हो गई है 4 किलोमीटर। यहाँ पर भी समय कितना है, समय बराबर 2 घंटा, और दूरी कितना है, दूरी बराबर हो गया है 4 km, और यहाँ भी km था। लेकिन अब धारा के प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई km, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस वाई। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमको क्या मिलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए दोनों गुणांक सेम है लेकिन y अपोजिट में है, तो 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा, पहले समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2। जब जोड़ेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, और x इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको 6। ये तो हमको x की वैल्यू मिली, मतलब ऋतु की चाल मिल गई। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको चाहिए धारा की चाल। तो इस x की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इस x की वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमको, x की वैल्यू मिली है 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, या y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10 माइनस 6, या y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4। तो ये हमको मिल गया y की वैल्यू। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का वैल्यू हमको, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। ये रहे हमारे सारे क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.3 से लेकर 3.6 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बोर्ड एग्जाम में अपने पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।